हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सीटेट का रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले सीटेट ने रिवाइज्ड रिज़ल्ट भी जारी कर दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि रिवाइज्ड रिज़ल्ट में बहुत बच्चों के मार्क्स 1 नंबर या 2 नंबर बढ़ गए हैं। तो यहाँ भी यही हुआ है। 128 मार्क्स थे, 128 मार्क्स से बढ़कर 130 मार्क्स हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 130, ठीक है, 130 मार्क्स आए हुए हैं मेरे। तो जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें क्या चीज़ें डिफरेंट थी, सभी को पता है कि इस बार का ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट था और उसमें कई सारी चीज़ें नई ऐड की गई थी। ठीक है, तो कुछ कुछ क्या बोल सकते हैं, टॉपिक्स जो हैं वो नए इंक्लूड किए गए थे। पेडागोजी हो या आपका जितने भी और सेक्शन हैं, चाहे वो इंग्लिश की पेडागोजी हो, चाहे वो आपका संस्कृत हो, कई सारी चीज़ें सभी में 5 से 10 नंबर की या 5 से 10 क्वेश्चन की हम कह सकते हैं कि नई ऐड की गई थी। तो जिसने क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेवल जो है वो अप कर दिया था। ठीक है, तो इस बार हम देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे जो मेरी शिफ्ट थी उसका पेपर कैसा आया था, उसके बेस पे आपका जो जुलाई का आने वाला पेपर है उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको वो टिप्स भी दूंगी कि पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ के जाएँ, जो रट्टा लगा के जाएँ वही आ जाए। मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता है। देखिए, 5 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो फैक्चुअल होते हैं। ठीक है, जो फैक्चुअल रहेंगे वो तो आप कर देंगे। ठीक है, किसने जैसे बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन जैसे करके आया था कि क्या बोलते हैं वो, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, वो किसने दी है, तो ये तो फैक्चुअल हो गया। तो ये आप आराम से बता सकते हैं कि किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन कम से कम आपको 5 से 6 सीटेट में मिलेंगे। बट सीटेट इस बार वो टफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब सीटेट को वो कंसेप्चुअल, काफ़ी कंसेप्चुअल कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे पेडागोजी के जो 30 क्वेश्चन आए थे उनको मैंने कैसे अटैम्प्ट किया था। वो PDF मैंने डाउनलोड कर ली है। ठीक है, तो उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और मैंने उन्हें कैसे अटैम्प्ट किया था। तो चलिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, ये पूरी PDF है पेपर की। फर्स्ट शिफ्ट हुई थी इसमें 9:30 से 12 बजे के बीच जो पेपर हुआ था और ये 3 जनवरी का पेपर है, यानी कि काफ़ी सारी शिफ्ट हो चुकी थी। तो आप कह सकते हैं कि ये पेपर नॉर्मल तो नहीं कहेंगे बट मॉडरेट कह सकते हैं कि थोड़ा लेवल उन्होंने अप कर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं अब वो सारे के सारे इजी वाले ख़त्म हो चुके थे उनके पास, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा इसमें काफ़ी चीज़ों को मॉडिफाई किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप इसमें देख सकते होंगे कि कुछ क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने हिंदी में अटैम्प्ट किए हैं। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप किसी एक लैंग्वेज में खुद को मत बांधें, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। इस चीज़ पे स्टक होके बिल्कुल मत रहें कि नहीं मैं तो हिंदी में ही अटैम्प्ट करूँगा, या इंग्लिश वाले हैं तो कि नहीं नहीं मैं तो इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करूँगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है बट उसकी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसे आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे। बट लैंग्वेज कभी कभी इंग्लिश में समझ में नहीं आती है, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम हिंदी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ईगो पे लेने वाली बात नहीं है भाई, आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और मार्क्स जो है वो अचीव करने हैं। ठीक है, तो मैंने भी यही किया था। जो क्वेश्चन मुझे इंग्लिश में अच्छे लगते थे वो मैं इंग्लिश में कर लेती थी। अगर जैसे इंग्लिश में कुछ चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मैं क्या करती थी, तो उसे हिंदी में कन्वर्ट कर लेती थी। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे या जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा कि हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक ऐसा बॉक्स टाइप का बना होता है, उसमें लैंग्वेज लिखी होती है। वन साइड होता है हिंदी या इंग्लिश, यानी कि आप उस क्वेश्चन को किस लैंग्वेज में अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप उसे वहीं का वहीं चेंज कर सकते हैं तुरंत की तुरंत। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है तो इसमें जो एरर है वो काफ़ी कम होती हैं। आप अगर क्वेश्चन को आपने यहाँ पर टिक कर दिया, मान लीजिए आपने किसी ऑप्शन को टिक कर दिया और आपको लग रहा है कि नहीं और आप आगे बढ़ गए, तो आप सेकंड व्यू में अगर आपको लगता है यार यार मैंने इसे क्यों कर दिया, मैंने सी क्यों कर दिया, मुझे तो बी करना था, तो होता है कभी कभी जल्दबाजी में कि आप बी का सी कर देते हैं, सी का बी कर देते हैं, तो आपको वो चीज़ें दिख जाती हैं और आप उसे करेक्ट कर सकते हैं।
यानी कि 2-2.5 घंटे जब आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपने अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत भी कर दे तो आप उसे सही कर सकते हैं। कितना अच्छा सिस्टम है यार। जब हम OMR भरते थे, मैंने भी एक बार OMR वाला सिस्टम में पेपर दिया है, यानी कि 2020 का मैंने सीटेट दिया था। तो उस टाइम पे क्या होता था, OMR चलती थी, ठीक है दोस्तों। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर एक बार आपने गोला भर दिया ना तो फिर आपका खेल ख़त्म, चाहे वो गलत हो या वो सही हो, ठीक है। आप उसमें कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था पेडागोजी का। पहले तो बहुत इजी से क्वेश्चन है। देखिए, रोहन्स रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग अ टॉल टॉय वाज। आप ये मत समझिए कि इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आया, इंग्लिश कोई हुआ नहीं है। आप फ़ोन चलाते हैं तो क्या उसे इंग्लिश को क्या हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं? नहीं, मैं तो कृपया 2 दबाएं, कृपया 3 दबाएं, ऐसे करके करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो इंग्लिश में ही आप सब चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर आपको क्यों समझ में नहीं आती? इंस्टा हो, फेसबुक हो, सारी चीज़ें इंग्लिश में चल रही हैं, तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, और इतना तो हम बोलते भी हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहन्स रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग अ टॉल टॉय वाज। रोहन ने जब एक टॉय डॉल मतलब रिसीव की, जो गुड़िया होती है खेलने वाली, जब उसे वो मिली तो उसका रिस्पॉन्स कैसा था? तो उसने रिस्पॉन्स दिया कि, एक सेकेंड में ब्रश ले लेती हूँ तो जिससे मुझे आपको समझाने में आसानी रहेगी, ठीक है। आई डोंट लाइक दिस टॉय बिकॉज बॉयज़ डू नॉट प्ले विद डॉल्स, ठीक है। तो यानी कि रोहन एक लड़का है, ऑब्वियस सी बात है, उसे एक टॉय डॉल मिली, यानी उसे एक गुड़िया दी गई। तो वो बोला कि मुझे ये खिलौना पसंद नहीं है, क्योंकि लड़के जो हैं वो गुड़ियों से नहीं खेलते, है ना। यानी कि बॉयज़ तो उससे खेलते हैं, क्या बोलते हैं वो बॉयज़ वाले, गन्स हैं या कुछ और है, बस हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, कार चलती है ना बच्चों की वो खेलने वाली। तो मतलब एक बोल सकते हैं कि एक रूढ़िवादिता है कि नहीं, लड़कियां ये काम करती हैं, गर्ल्स कैन डू दिस थिंग एंड बॉयज़ कैन डू दिस थिंग। तो वो एक क्या बोल सकते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप है। यानी कि एक समाज में धारणा बन गई है कि नहीं, लड़की हो तो तुम खाना बनाओगी, लड़के हो तो तुम बाहर का काम करो, ठीक है, ऑफिस जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, आज के ज़माने में सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। जो लड़कियां कर रही हैं वो लड़के भी प्रोफेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर रेलेवेंस, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, बट अगर आपने पढ़ी होंगी थ्योरीज तो आप बता सकते हैं कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और ये हमेशा ही आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। अधिगम हो पाता है, तो अब ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं था, तो आपको क्या करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इसीलिए सब लोग बोल रहे थे कि पेडागोजी इस बार की टफ थी। टफ नहीं थी भाई, जो क्वेश्चन था उसको बस आपको उसकी लैंग्वेज समझनी थी और उसी के बेस पे आपको आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको आपके हिसाब से नहीं देगा वो। जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले इंग्लिश में, मैं ऑब्वियसली इंग्लिश में ही पेपर सॉल्व करती हूँ, लेकिन जब मैंने इसे इंग्लिश में पढ़ा तो मुझे इसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही थी, मैं परेशान हो गई। फिर मैंने सोचा चलो इसे हिंदी में करके देखते हैं, तो हिंदी में कन्वर्ट किया, तब थोड़ा बहुत समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को मैं आंसर कर पाई, और ये आंसर आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो खेल कूद, घर, कक्षा, कक्ष, यानी कि बच्चा जो है उसके लिए कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे कि लर्निंग जो है वो अच्छी हो सके, अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है वो। तो ये मुझे समझ में आ गया। तो खेल कूद के एनवायरनमेंट में, यानी कि आप उसे खिला रहे हैं, तो ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना है, ठीक बात। घर, तो हाँ, घर पे भी शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि प्रथम शिक्षक जो है वो माता होती है, मदर होती हैं। कक्षा, यानी कि हम क्लासरूम में बच्चे को लर्निंग करवा सकते हैं। तो इसके लिए तीनों ही एटमॉस्फेयर बढ़िया है, ठीक है। तो आप सीधे जा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, कोई इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा सही था। अच्छा, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये 3 रेड हो गए, यानी कि तीनों क्वेश्चन गलत थे, और इसका सही आंसर क्या है 4। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है चूज़न ऑप्शन 4, यानी कि मैंने ऑप्शन जो चूज़ किया था वो 4 किया था, ठीक है। यानी कि ये डी ऑप्शन मैंने चूज़ किया था, और मार्क्स 1, यानी कि इसका मुझे 1 नंबर मिला है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, ये PDF हम लोगों को भेजी गई थी। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। पेडागोजी में मेरे 29 मार्क्स हैं, यानी कि 30 में से मैंने 29 क्वेश्चन सही किए हैं,
और ये मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी बड़ी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि पेडागोजी जब मैं करके आई थी ना तो मुझे लग नहीं रहा था, मैं जेन्युइन बता रही हूँ बिल्कुल, कि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे 29 आ पाएंगे, क्योंकि पेपर काफ़ी कंसेप्चुअल था और मैं नहीं कह सकती थी, तो मुझे लगा था कि इस बार तो 20 ही आ पाएंगे मेरी, क्योंकि क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं थे कि मैं पढ़ के गई और मैंने कर दिया कि हाँ ट्रायल एंड एरर थ्योरी तो थॉर्नडाइक ने दी है या कुछ भी क्लासिकल कंडीशनिंग है तो वो किस, तो मतलब ऐसे नहीं थे क्वेश्चन। आप अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्वेश्चन को पढ़ने पर पता चल रहा था कि अच्छा इन 4 में से ये हो सकता है, तो मैंने ये टिक कर दिया। आई वॉज नॉट श्योर कि ये मेरा सही होगा, बट जैसे ही रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि हाँ मैंने जो सोचा उस टाइम, जो भी मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी वो काफ़ी सही रही थी, तभी मेरे 29 क्वेश्चन सही हो पाए। ओके, तो मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको होगी ना तो आप सारे के सारे हिंदी में भी पेडागोजी आती है और ईवीएस में भी पेडागोजी आएगी और इंग्लिश में भी पेडागोजी आती है, तो चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे वो ईवीएस में हो, आप पूरा का पूरा सीटेट का एग्ज़ाम फोड़ सकते हो, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। विच ऑफ दीज इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी कि आपको पता होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या होता है। हम बच्चे को बच्चे को हम प्रोत्साहित करते हैं, उसे इनकरेज करते हैं उन चीज़ों को करने के लिए जिससे वो बच्चा खुद करके चीज़ों को सीखे। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन पढ़ लीजिए, आप ऑप्शन से ही पहले हटा सकते हैं कौन सा गलत ऑप्शन होगा। देखिए, लर्नर्स आर पैसिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में नहीं, हम बच्चे को जोर देते हैं कि वो खुद करके सीखे चीज़ों को। तो पैसिव होते हैं बच्चे? नहीं, पैसिव तो बिल्कुल नहीं होंगे कि कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। मैक्सिमम एम्फेसिस इज गिवन ऑन द रोट मेमोराइजेशन। देखिए, रोट मेमोराइजेशन जहाँ आता है वो ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता है। आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस बाय चिल्ड्रन इज नॉट एनकरेज्ड इन द क्लासरूम, तो ये भी गलत है। आस्किंग ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं तो इससे बच्चे पैसिव हो जाएंगे। द प्रीवियस experiences of children are used for the construction of new knowledge in the classroom। तो ये आपका एक मैक्सिम भी है, आपने पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, पूर्व के ज्ञान को आगे वाले ज्ञान से जोड़ते हैं। ठीक है, पहले उसे 1 2 3 सिखाते हैं, उसके बाद हम उसे जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा प्रोसेस को जल्दी करते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है काफ़ी भारी भरकम, जब कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है ना तो लगता है ओ माई गॉड ये तो इतना बड़ा है। और इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तर्क और कथन दिया गया था, आपको बताना था कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए इसको पढ़ते हैं। कथन ए दिया गया है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। यानी कि जो टीचर पढ़ा रही हैं उनको हम लिखित सामग्री तो दे ही रहे हैं। एक सेकेंड, लिखित सामग्री मीन्स उसमें कुछ चार्ट्स दे दिए हमने जिस पर कुछ लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ हम ऑडियो बुक्स भी कुछ दे रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि कुछ कहानी वाली किताबें हो सकती हैं जिनको बच्चों को सुनाया जाएगा। प्रस्तुतिकरण, अब तर्क क्या दे रहे हैं, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं को, ये मिट गया यहाँ पर, की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। अब आपको सही विकल्प चुनना है, यानी कि तर्क क्या कह रहा है, रीज़न क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं दोनों की दोनों, चाहे वो लिखित सामग्री हो या सुनने वाली पुस्तकें हों, ये क्या करती हैं, बच्चों के अंदर जो पठन विकार है क्या उनको ये सही कर पाती हैं। तो बताइए, कथन और तर्क ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं? ए और आर दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ये सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है? नहीं, ये भी नहीं है। देखिए, जब तक आप ऐसे क्वेश्चन में चारों ऑप्शन नहीं पढ़ लें, आप कुछ भी नहीं कह सकते कि ये ऑप्शन सही हो सकता है या नहीं। ठीक है, अब मैं नीचे नहीं जाती तो मैं इसको टिक कर देती, क्योंकि एक तरह से दोनों चीज़ें ही रिलेटेड लग रही हैं। ठीक है, हो सकता है और ऑप्शन कोई सही हो। देखिए, ये वाला ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये ज़्यादा मॉडिफाई लग रहा है और ज़्यादा रिलेटेबल आंसर लग रहा है, तो इसे ही आप टिक करेंगे। मैंने भी इसको ही टिक किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, रूही इज शोन 3 पेंसिल्स एंड शी ऑब्जर्व। क्या होता है, रूही 3 पेंसिल देखती है और वो क्या कहती है, ऑब्जर्व करती है, पेंसिल ए इज़ लॉन्गर देन पेंसिल बी। यानी कि एक पेंसिल ए है, एक सेकेंड, एक पेंसिल ए है, इज़ लॉन्गर देन पेंसिल बी। ठीक है, पेंसिल बी से मान लीजिए ये इतनी है और ये लॉन्गर है। ठीक है, एंड पेंसिल बी इज़ लॉन्गर देन पेंसिल सी, और बी क्या है, पेंसिल सी से लॉन्गर, यानी कि सी जो है वो और भी छोटी रही होगी।
व्हेन रूही इन्फर्स दैट ए इज़ लॉन्गर पेंसिल देन सी, यानी कि रूही इन्फर्स यानी कि वो क्या कंक्लूजन निकाल रही है कि ए इज़ लॉन्गर देन सी। तो ऑब्वियस सी बात है, उसने क्या कर लिया, आप समझ रहे हैं ना क्या किया उसने, ए बड़ी है सी से। इसका मतलब क्या हो गया, अगर बी बड़ी है ए से, सॉरी क्या बोल रहा है, ए इज़ लॉन्गर देन बी, अगर ए बी से बड़ी है और बी इज़ लॉन्गर देन सी और बी सी से बड़ी है, तो बताइए, तो मुझे ऐसा लग रहा है, रूही को ऐसा लग रहा है कि ए बड़ी है सी से। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। ये उसने रिलेशन जो है वो समझ पाई है। तो आपको ये समझ में आ रही होगी कि प्याजे की कौन सी स्टेज की बात हो रही है यहाँ पर, बताइए। जब बच्चे के अंदर ट्रांजिटिव थॉट आ जाता है। अगर आपने प्याजे की थ्योरी पढ़ी है तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उसका सही ऑप्शन आपको सीधा दिख जाएगा, ट्रांजिटिव थॉट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ ऑफ अ टीचर इज डेट्रीमेंटल टू स्टूडेंट्स लर्निंग, बताइए। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। यानी कि टीचर का कौन सा बिलीफ है जो बच्चे की लर्निंग के लिए सही नहीं हो सकता। मेकिंग एरर्स इज़ अ सेमफुल एक्ट फॉर लर्नर्स। टीचर अगर ये सोचे कि गलतियाँ करना बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो बताइए क्या ये चीज़, सॉरी सेमफुल है, बहुत शर्मिंदगीपूर्ण है। तो देखिए नहीं, हम ऐसा नहीं कहते, बच्चे गलतियाँ करते हैं, बच्चे हों बड़े हों बूढ़े हों, गलतियों से ही सीखते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन गलत है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये आप समझ पा रहे हैं गुणज वैकल्य क्या है। क्या बोलते हैं, बच्चे को गुणा भाग करने में दिक्कत होती है, यानी कि ठीक है। तो इसमें देखते हैं, कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसे बाध्य करेंगे कि नहीं। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। काफ़ी डीप वर्ड लग रहे हैं, बट इन पे आप मत जाइए, आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ को अप्रोच कीजिए। विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ यानी कि ओनली जिसमें लग जाता है वो अपने आप ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। और पूर्ण करने के लिए सख्त, तो देखिए इससे भी आप इसे हटा सकते हैं। पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ यानी ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ते हैं। देखिए नहीं, किसी भी कंटेंट को हम छुपाना नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को चीज़ों को दिखाकर कैलकुलेटर की मदद से उसके जो कैलकुलेशंस हैं उसको बेहतर बनाएंगे, ठीक है, उसको इम्प्रूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था, कुछ क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आ जाएंगे प्याजे से, वाइगोस्की से, ठीक है, तो जिनको आप तुरंत देख के ही आप कर पाएंगे कि इसमें क्या था, बताइए। सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है, तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है सहकर्मी सहयोगिता। वो कहते हैं कि क्या करते हैं बच्चे, हेल्प लेकर एक दूसरे के साथ काम करके चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। सामाजिक संरचनावाद यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थी की सहकारिता यानी कि विद्यार्थी भी उसमें भाग ले, जो भी टीचर करा रहा है उसमें स्टूडेंट भी इन्वॉल्व रहना चाहिए। तो इसके लिए एक टीचर क्या करे, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता ले, पॉजिटिव लग रहा है। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत करे, बिल्कुल नहीं। पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना न करे, नहीं। स्वयं ही कठोर अटल नियमों का, अरे भाई नहीं। तो सबसे बेहतर ये है कि हम कोई भी नियम बनाएंगे तो हम पहले बच्चों से पूछेंगे, बताइए बच्चों ऐसा करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चे भी उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे और लर्निंग भी बेहतर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाहरी मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है। तो आपको सबको पता होगा, टू इंश्योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। देखिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन किस में आती है, जिसमें आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता है, तो ये तो हो नहीं सकता एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक तो पूछा नहीं गया। वाइल डूइंग रिसर्च अमन कंसल्ट्स वेरियस सोर्सेज टू बी श्योर अबाउट हिज लर्निंग, अपनी लर्निंग्स पर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी कि ये भी गलत है। रियोन रिसर्चेस फ्रॉम मैनी सोर्सेज फॉर अ प्रोजेक्ट टू गेट अ कैश प्राइज, यानी कि ये बाहरी आपका क्या बोल सकते हैं मोटिवेशन है, ठीक है। तो यही उदाहरण एकदम सही लग रहा है,
चौथा ही पढ़ लेते हैं फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट में तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाएगा, अपना मोटिवेशन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि थोड़े टाइम में 30 क्वेश्चन पूरे अच्छे से उनके कंसेप्ट बता के भी मैं आपको समझा पाऊंगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि 15 आज बता देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं 15 और कवर कर दूँगी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मुझे कंसेप्ट भी क्लियर करनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्टिव वे टू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एमंग स्टूडेंट। ठीक है, देखिए इसमें हेडिंग भी कर दी है नॉट की नीचे लाइन कर दी, जिससे कि आप जो है वो परेशान ना हो जाएं। तो क्या कह रहा है कि कौन सा इफेक्टिव वे नहीं है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होती हैं बच्चों के अंदर डेवलप करने में। ठीक है, तो बताइए, प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ वैरायटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम बच्चे को कई सारे लर्निंग मटेरियल्स दे दें कि लो भाई इस बुक से करो, इस बुक से करो, इस बुक से करो, या कई सारी चीज़ें हम उसे प्रोवाइड करा दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा बच्चा। एनकरेज स्टूडेंट्स टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव बोला गया है कि आप बच्चों को इनकरेज करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, आइडियाज़ देंगे जिससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। आगे बढ़ते हैं। एम्फसाइज वन यूज़ ऑफ प्रीडिटरमाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एवरी प्रॉब्लम। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा, तो नहीं ये नहीं हो सकता, मे बी ये सही हो। फैसिलिटेट डिस्कशन ऑन द टॉपिक्स एंड एनकरेज स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन। देखिए हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हम डेवलप कर रहे हैं, तो ये चीज़ इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितना कि ऑप्शन सी सही बता रहा है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे को प्रोसीजर से बताएंगे एवरी प्रॉब्लम के बारे में, तो शायद वो बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर कर पाए। ठीक है, इसके साथ एक अध्यापक अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे क्या करने से बचना चाहिए? तो उसे क्या करने से बचना चाहिए, यानी कि निगेटिव पूछा गया है, तो जो इसमें नहीं हो वाइगोस्की के सिद्धांत में उनको उसी को वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। तो देखिए स्कैफ फोल्डिंग की बात करते हैं वाइगोस्की, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि ये तो है उसमें। अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम। सामाजिक संदर्भों से रिलेटेड है, बिल्कुल है। देखिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करते हम, स्टैंडर्ड टेस्ट का इसमें यूज़ की कहीं बात नहीं कही गई, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए? देखिए 12 क्वेश्चन हमने कर लिए, इसके बाद ये 13 क्वेश्चन। और चलिए मैं सोचती हूँ कि हम इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, क्योंकि मैं समझौता नहीं करना चाहती इस चीज़ से कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में ना आए। तो ये पूरी PDF है, जैसे ही इसको कंप्लीट कराएंगी, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मैं इसको आपको प्रोवाइड करा दूँगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए। और कई लोगों का मतलब प्रॉब्लम है कि उन्हें कंसेप्ट समझ में नहीं आती, कितना भी पढ़ लें, कितना भी प्रैक्टिस सेट लगा लें, लेकिन मार्क्स नहीं आते और सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सीरीज़ चला रही हूँ मैं, जिसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन की कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करूँगी। ठीक है, और वीडियो शॉर्ट रहनी चाहिए, आधे घंटे की रहनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप भी बोर नहीं होंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।